सॉरी सॉरी सर, मुझे लगा पता नहीं क्या लेट हो गई। नहीं बिल्कुल भी नहीं। Okay. So we started with verbs yesterday. Yes sir. Yes sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Ritesh. चलिए, तो हम लोगों ने वर्ब स्टार्ट किया था और हम लोगों ने बात की थी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। Yes sir, transitive और intransitive भी था। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव भी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल सही। Yes sir. यस, चलिए आज इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। एंड हम लोग बात कर रहे थे मॉडल वर्ब्स की थी, ठीक है। मॉडल वर्ब्स के साथ हम कुछ स्टार्ट कर रहे थे। तो मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं हमने डिस्कस किया था, ठीक है। कैन, मे, माइट, दीज आर ऑल मॉडल वर्ब्स। और मॉडल वर्ब्स क्यों बोलते हैं ये भी बताया था, ठीक है, बिकॉज दे एक्सप्रेस मूड। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे फिर लोग मे एंड, तो मे के यूज की अगर हम बात करें, मे है, कैन है, इन दोनों को हम लोग पॉसिबिलिटी प्लस परमिशन दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इनके जो यूजेस है उसमें पॉसिबिलिटी भी आता है, परमिशन भी आता है। बाकी बहुत सारे डिटेल में यूजेस अगर आपको चाहिए होंगे तो आई विल सेंड द स्लाइड्स, उसमें पढ़ लेना, लेकिन ऐसा डिटेल में हमें पता है, हमें जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। बट स्टिल मे और कैन। सो व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब व्हेन आई से अगर हम दोनों को परमिशन के लिए यूज कर रहे हैं तो मे आई कम इन, ठीक है, और कैन आई कम इन। ठीक है, ऐसा कुछ डिफरेंस होता है कि हम कब क्या यूज करेंगे, ऐसा कुछ कैसे डिसाइड करते हैं? सर मे वाला ज्यादा प्रोफेशनली लग रहा है सर। दीपक, यस सर। सर मे वाला ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। दीपक, रितेश, रवनीत, बताओ क्या होगा। और क्लास के बाकी लोग क्या है, आजकल काफी कम लोग आ रहे हैं सर सर आवाज आ रही है ना मेरी? सर आई एम ऑडिबल टू यू सर? रितेश मेरी आवाज आ रही है? राइट तो दोनों है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस। आ रही है दीपक। सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास तक? अरे बाबा हाँ आ रही है। सर कुछ बोल ही नहीं है भाई, अगर आ रही होती तो कुछ तो रिस्पांस देते सर। मैं तो लिख देता हूँ। तुम लोग कुछ बोल रहे हो क्या, आवाज नहीं आ रही मेरे को। दीपक, एंड्रिया, रितेश, सर आवाज आ रही है? नहीं आ रही है उनको आवाज, बोल रहे तो रिया तुम्हारे पास आ रही है? हाँ तुम्हारे मेरे पास आ रही है, सर के पास भी जा रही है। ये भगवान क्या हो गया? ओह सर के पास आवाज नहीं आ रही है, मेरे पास आवाज नहीं आ रही। लेट मी सी, देयर इज प्रॉब्लम फ्रॉम हियर। टेक्निकल इशू। अभी सर ने बोला था कोई टेक्निकल इशू नहीं आ रहा है कहीं भी। आज कहाँ थी रिया, इतना लेट करके आई थी क्लास में? कुछ नहीं, लेट हो अभी आई? गया बस। अरे तुम ये मत पूछो लेट क्यों हो गया, तुम ये बोलो कि थैंक गॉड आ तो गई, वरना कल तो आई भी नहीं थी। मेरा बर्थडे था। मैं तो कल ओह भी नहीं अच्छा, आया, मैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं कल बाहर घूम रही थी। चलो अच्छा, एक दिन तो जिंदगी का एंजॉय करो। सही बात है। भगवान ये लोग। रितेश क्या कह रहे हो कि मेरे को, क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे थे क्या?
नहीं नहीं, आवाज आ रही मैं है बोल मेरे रहा पास? था, कल नहीं था आ गई। क्लास में ओके ओके गाइस, आवाज आ गई मेरे पास, अब ओके बोल ओके सकते हो। ओके, या थैंक गॉड। मैं वही सोचा था, इतनी अच्छी आवाज मेरी अरिजीत सिंह जैसी पहुंच क्यों नहीं रही। ओ अरिजीत सिंह, तो दीपक को अब आपकी अब आवाज सुनी। अब गाँव को चला, गाना शुरू करो, आवाज आ गई। नहीं 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 सर, मतलब हाँ तो सर बताओ, ने मेरी कहा आवाज था कैन मेरी से क्या आवाज क्या है अरिजीत बताओ। सिंह जैसी है। मैं ये कहता, मैं जो है प्रोफेशनली यूज में होता है ना, मतलब प्रोफेशनल चलो प्रोफेशनल मैं लग Professionally? रहा था। क्या क्या मैं थोड़ा पोलाइट है, ऐसा कुछ है क्या? पोलाइट नहीं, पोलाइट वाले में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अगर आपने क्या बोला था, कहाँ यूज करते हैं। हाँ सर, वही प्रोफेशनली जैसे मतलब हाँ ठीक फॉर्मल है, वे तो हम में ना। इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्मल, थैंक गॉड। जहाँ भी हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात होती है वहाँ पे हम लोग मे को प्रेफर करते हैं, और इनफॉर्मल में हम लोग कैन को प्रेफर करते हैं। बाकी पोलाइट दोनों ही है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता कि हम लोग अगर कैन घर पे अगर हम लोग तो कैन किसी से बोल सकते हैं, फ्रेंड से, घर पे पेरेंट्स से, कैन आई कम इन, ऑल तो हम इतना बोलते नहीं है इंग्लिश में कैन आई कम इन टाइप का, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन यूज, ठीक है। तो ऐसा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस होता है, तो बाकी वो तो होता था इट ना, इज। बचपन में क्लास में आते थे तो टीचर बोलती थी मे आई कम इन, बोलो ऐसा कुछ हाँ होता था। एग्जैक्टली, ठीक है। तो फॉर्मल वर्ड होता है ना जहाँ पे फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, वेयर वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, जहाँ पे हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाना होता है ना, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, समथिंग लाइक दैट। तो वेयर, वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं मे को। नेक्स्ट कम्स इज पॉसिबिलिटी। मे की अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं ना, मे, माइट, कैन एंड कुड, ठीक है। हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं, इट मे रेन, इट माइट रेन, इट कैन रेन, इट कुड रेन, कुछ भी इस तरीके से बोलते हैं। तो इसमें ऐसा बोला जाता है, might and could are the less positive versions of may and can, ठीक है। ये थोड़ी लेस पॉजिटिव वर्जन है, यानी कि पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मे इज लाइक प्रोबेबिलिटी इस पे ज्यादा होगी, पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, एंड माइट में पॉसिबिलिटी कम होगी। ऑफ कोर्स वी कांट मेजर द पॉसिबिलिटी, तो किसी भी सेंटेंस में ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कि अगर हम बात करें तो इट मे रेन नहीं बोल सकते, इट माइट रेन बोलना चाहिए। अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम दोनों ही यूज कर सकते हैं। ऑल्दो आपको पता होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे याद है हम लोग इनडायरेक्ट में हमेशा माइट लिखते हैं, तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द पास्ट, वहां पे हम लोग हमेशा माइट लिखते हैं। बाकी फ्यूचर के लिए आप मे और माइट या कैन और दोनों ही यूज कर सकते हो, डिपेंड्स आप क्या बोल रहे हो उस चीज पे, ठीक है। तो इससे केवल पॉसिबिलिटी सेंटेंस की थोड़ी सी दिखाई देती है और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कहीं पे मे यूज कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, इट माइट ही सही होना है, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर? यस सर। यस, कोई यस सवाल इससे सर। रिलेटेड? सर आज तो मेरा आवाज नहीं निकलेगा। क्या रितेश? सर आज मेरा आवाज नहीं निकलेगा सर, वो तबीयत ठीक क्यों? नहीं है सर, तबीयत ठीक नहीं है सर। क्या हुआ, फीवर? नहीं सर, यस फीवर सर। भी नहीं सर, वो बैक पेन। कोल्ड टाइप हो गया? बैक पेन? इसे हाँ सर, बैक। अरे एक्सरसाइज करो यार, इस उम्र में अभी से बैक पेन क्यों? सर खेल खेल के, क्या क्रिकेट खेलते हो? प्रोफेशनली, इसलिए कैसे? सर क्रिकेट खेलता है प्रोफेशनली खेलते ज्यादा। हैं ना क्रिकेट, तो प्रोफेशनली खेलते इसलिए। हैं? हाँ सर, चलो नाइस। खेलना वर्कआउट इज नाइस, वर्कआउट करने के होते हैं। हाँ खेलना इज नाइस, लेकिन इसके लिए भी कमर दर्द ना हो, बैक पेन ना हो, उसके लिए भी यू हैव टू डू सर्टेन एक्सरसाइजेस, जिससे ये चीजें सही रहती हैं। चलो ये तो सर रही नींद ज्ञानवर्धक नहीं हुआ बात। ना, कल रात को सो नहीं पाया था, इसलिए ऐसा हो रहा रात को भी क्रिकेट खेल रहे थे क्या? सर ये रात को नहीं सो रहे? सर पता नहीं सर सर, ये रात को यहाँ ठीक से नहीं खेल पाए क्रिकेट, इसीलिए हो रहा है उसको दर्द। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसी बात अगर नहीं है तो, ऐसी बात होती तो हम यही रुकते ये थे। लेस पॉजिटिव होंगे माइट एंड कुड ना सर। यस, और माइट इट ये क्या लेस लिखा सर पॉजिटिव। आपने, वर्जन्स ऑफ मे एंड कैन। ओके ओके, हाँ ठीक है, हाँ, फ्यूचर में यूज दे आर होंगे। द लेस पॉजिटिव वर्जन्स ऑफ मे एंड कैन, ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे। चलिए बाकी मॉडल वर्ब्स के बाद में वर्ब V1 आता है, ये सबको पता है ना, दे आर हाँ फॉलोड बाय सर। V1।
might, may, can, could, इन सब के साथ यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, यूज टू इज ऑल्सो यूज्ड, इसको भी हम लोग यूज करते हैं, इसे बोलते हैं मॉडल वर्ब्स में इसे यूज किया जाता है। ठीक है, यूज टू एंड ऑट टू, यही दो हमारे पास जो वर्ब्स होते हैं, मतलब मॉडल वर्ब्स, जिनके साथ टू लगाते हैं हम लोग, बाकी किसी के साथ टू नहीं आता, आपको पता है, डायरेक्ट हम वी1 लगाते हैं बाकी सबके बाद में। यूज टू एंड ऑट टू दे आर फॉलोड बाय टू। ठीक है, यूज टू को हम लोग कैसे यूज करते हैं? यूज टू का यूज हम लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको बताया था पहले, हैबिट दिखाने के लिए यूज करते हैं हम लोग इसे। सर जो पास्ट की हैबिट्स होती हैं, जो पहले क्या करते थे, आई यूज्ड टू डांस व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड दैट्स व्हाई। हां सर, ऐसे ही। हाँ, आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली, ऐसे बोलते हैं। तो ये पास्ट के आपके हैबिट दिखाता है। अगर यूज्ड टू के साथ यू हैव टू शो प्रेजेंट हैबिट, कैसे शो करते हैं वो? Used to working out so late. क्या था? सर क्या बोलिए? I'm used to working out so late. ये सही है सर? I am used to working out so late. सर थोड़ा डाउट है। Yes. Working out. I used to I wake am up early. used to used work to- out so late नहीं सर। नहीं, I'm used to waking up early। तो ये आपकी हैबिट शो कर रहा है पास्ट की, एंड फॉर प्रेजेंट यू हैव टू राइट दिस। ठीक है, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप, इसको हम लोग मतलब आईएनजी लग जाएगा इसमें, है ना? आईएनजी लग जाएगा, यस। ठीक है, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप नहीं, अर्ली, तो अगर आप प्रेजेंट में आप हैबिट शो कर रहे हो, यू हैव टू यूज आईएनजी, एंड दिस इज कॉल्ड जिरंड। जब हम जिरंड पढ़ेंगे देन मैं आपको एक बार बताऊंगा कि किन-किन वर्ड्स के साथ में जिरंड आता है, उसमें से एक यूज्ड टू भी है। ठीक है, यस, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म व्हिच वर्क्स लाइक अ नाउन। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भूल गया। ठीक है, व्हिच वर्क्स लाइक अ नाउन, इट इज कॉल्ड जिरंड। तो यहाँ पे हम लोग वेकिंग अप लिखते हैं, तो ये हमारा जिरंड है। ठीक है, तो यूज्ड टू को आप इस तरीके से यूज करते हो। एंड ought to कैसे यूज करते हैं? व्हाट डज ought to show? मतलब ड्यूटी है तुम्हारी, you ought to do है this. ना? You have to do मतलब Yes. कुछ करना ही है ऐसा कुछ। है ना? Your moral सही। और duties, टू क्या मतलब फॉर्मेलिटी होता है क्या? फॉर्मेलिटी नहीं, जनरली मॉरल ड्यूटीज, मॉरल ऑब्लिगेशंस शो करता है आपकी नैतिक जिम्मेदारियां। ठीक है, नैतिक जिम्मेवारी। ओके। ठीक है, मतलब ये इस तरीके जो भी काम ऐसे होते हैं ना जो हमें करने चाहिए वाले से यूज करते हैं। You are ought to follow the traffic rules. You ought to, You ought to. ये Okay. तो सबसे बड़ी झूठी लाइन कही है, कोई नहीं फॉलो करता और you ought to ट्रैफिक रूल्स का follow the सब कहीं से निकल जाते हैं। law। लेकिन आजकल नियम काफी सख्त हो गए, मतलब दे हैव स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट दिस। सर बहुत यूपी में ज्यादा कोई penalty सख्त लग रहा है, युक्ति नहीं कौन होती, follow नहीं करेगा? यूपी में सर वैसे ही रहता है सब कुछ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मार्च क्लोजिंग आता है उस टाइम पे आप सख्ती देखिए बाहर, कैंप चल रहा था अभी, जा नहीं सकते थे अभी विदाउट रियर में अगर जो बैठा है, जो प्लेन राइड है, उसके पास अगर हेलमेट नहीं है तो इस टाइप के भी रूल्स चले। 1000 रुपए का फाइन है। यस, नोएडा में रहते हैं ना, तो आपको क्या पता यूपी में क्या हो रहा है। यहाँ तो कोई अरे ट्रैफिक फॉलो ही नहीं करता। मैं तो फिर, लेकिन मैं तो बाकी जगह भी गया हूँ ना। हाँ, बाकी जगह नहीं होता है, लोकल में कोई नहीं करता, पता है मेरे को, लेकिन इट इज फॉर आवर ओन गुड, बहुत ज्यादा जरूरी है करना। लेकिन डिपेंड करता है लोगों पे कि कौन कितना मान रहा है। लाइक वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन, बट लेकिन सबको करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। पता नहीं है, ये वो चीजें जो आउट ऑफ कंट्रोल, अपने हाथ में नहीं रहती, थोड़ी देर बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। खैर, ये तो रही, तो इसीलिए बस मॉरल ड्यूटीज इस टाइप की चीजें, यू ऑट टू वर्क हार्ड, यू ऑट टू फॉलो द लॉ, यू ऑट टू डू दिस थिंग। ठीक है, उसके लिए यू यूज ऑट टू। आई थिंक इंडिया ऑट टू नहीं, क्या इंडिया फॉलो द अमेरिकन्स। क्या? व्हाई यू ऑट टू फॉलो द अमेरिकन्स? सर कुछ रूल वहाँ के बताइए। फॉलोइंग अस या कभी ऐसा क्या था? सर चलो, वहाँ का फिलहाल कुछ आगे बढ़ते नियम हैं। कानून मुझे अच्छा नहीं लगे। कुछ नियम कानून अच्छे लगते हैं। हाँ सर, वहाँ का मतलब थोड़ा कुछ है जो ठीक लगता है, मतलब बेहतरीन। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेयर और नीड। देखो, डेयर और नीड इन दोनों के हम लोग मेन वर्ब और
मॉडल वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज किया जाता है। डेयर आई थिंक डराने के लिए होता होगा ना, ऐसा कुछ। डेयर डराने के लिए नहीं होता, लाइक ठीक है, लाइक सम किसी को अगर आप कुछ क्या बोलते हैं उससे, चेतावनी देना चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस, चेतावनी वैसे ही कुछ, ठीक है। डोंट यू डेयर डू दिस और समथिंग ऐसा कुछ। यस यस बिल्कुल, ठीक है। अब नीड को कैसे यूज करते हैं, जैसे ये होता है ना सेंटेंस, नो नीड टू वरी, आई थिंक ये सेंटेंस गलत होता है, सही क्या होगा? आई नीड कुछ, नीड नॉट वरी, अच्छा जैसे बोलते हैं यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, यू नीड नॉट वरी, दिस इज करेक्ट। व्हाट यू हैव टू डू, इसके साथ में एक्चुअली क्या होता है, आप 2 + v1 यूज करते हैं। क्या फर्स्ट सेंटेंस गलत क्यों है? फर्स्ट सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जो नीड आप यूज कर रहे हो ना, नीड, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो आना चाहिए वो मेन वर्ब आना चाहिए, ठीक है। 2 + v1 नहीं आना चाहिए, 2 + v1 नहीं आना चाहिए, केवल v1 आना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे, 2 + v1, तो हियर इट वर्क्स लाइक अ हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसके साथ हम 2 + v1 अवॉइड करते हैं, केवल v1 लिखते हैं। नाउ डेयर के साथ इसी तरीके का होता है, you dare not ask any question about something whatever, ठीक है, you dare not ask, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग v1 लगाएंगे इस तरीके से, तो ये यूज कर सकते हो आप। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसे हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि नीड को आप, नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर इनके पास 2 + v1 कब आएगा वो मैं बताता हूँ। देखो जनरली इन केसेस में हम इस तरीके से ही लिखेंगे, इफ need and dare are preceded by any form of do, then 2 + v1 can be used with it, ठीक है। तो 2 + v1 लग सकता है, ठीक है, अगर डू की कोई भी फॉर्म इसके साथ लग रही हो तो। कैसे होगा? Yes. Dare not to You touch this do not book. सर गए क्या? नहीं मैं कैमरा ऑन कर दिया। हाँ मैं भी यही सोच रहा था। You do not carry need this to, yeah, you do not need to worry भी लिख सकते हो, carry this book भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो you are using this, it works like an helping verb, और यहाँ पे आपका ये बन जाता है main verb, ठीक है। नॉट यहाँ पे क्या मॉडिफाई करके यूज कर रहे हैं, सकते हैं ना, यू नीड नॉट वरी, ऐसा मतलब वो तो आप, वो तो लिख ही सकते हैं, वो तो हमने लिखा ही है। देखो ये तो मैंने आपको बताया है कि हाँ, कि तुम लिख ही सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कब 2 + v1 लगा सकते हो आप। जब डू आ गया, यू डू नॉट नीड टू वरी, हाँ तब आप 2 + v1 लगा सकते हो और ये भी ठीक हो जाएगा। गॉट इट? यस। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट लगाना हो तो जैसे अभी ऐसा ना, डोंट यू डेयर टू टच माय फोन, ठीक है, डोंट यू डेयर टू टच माय, यहाँ पे आपकी मर्जी है, मतलब यू कैन इवन यूज केवल v1 भी लगा सकते हो और साथ में 2 + v1 भी लगा सकते हो, ये मर्जी है आपकी। यू कैन यूज ईदर ऑफ देम, केवल इतना भी बोल सकते हो, ठीक है, केवल इतना भी बोल सकते हो और साथ में भी बोल सकते हो, इट्स टोटली फाइन। तो डोंट यू डेयर टू टच माय फोन, यहाँ पे टू आ सकता है, गलत नहीं होगा, ये चीज है। तो अगर नीड और डेयर के साथ में डू की कोई भी फॉर्म आ रही है, देन यू कैन यूज 2 + v1 विद देम। इज इट क्लियर? Yes, sir. yes sir. ओके, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। सर क्वेश्चन, किस चीज का क्वेश्चन? पूछो क्वेश्चन। सर मतलब नहीं पूछ, हे भगवान सर पूछना नहीं है, मेरे कहने में मतलब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक्सरसाइज पे। हाँ चल रही है अभी, तो कहानी चल रही है अभी, बताते हैं। ओके, अन्यथा सारे बच्चे सो गए होंगे, पीछे क्या देखना, सिर्फ 3 ही है अच्छा लाइव पे वो चला।
क्वेश्चन कराते रहे जरूर होता है, सोना शुरू कर देते हैं वरना। वैसे आजकल कम है, अभी क्या हो रहा है? सर गर्मी ज्यादा लग रही है बच्चों को। ऐसा ही लग रहा है तो। नहीं है ठीक से। ना अब एक चीज देखो, रूल इससे रिलेटेड, इफ a primary auxiliary and a modal auxiliary are connected using and, अगर आप एक प्राइमरी ऑक्सिलरी को और एक मॉडल ऑक्सिलरी को एंड से कनेक्ट करके यूज करते हो, then main verb is used लिख सकते हैं, कैन यूज लिख सकते हैं। The main verb can be used according to both of them. ठीक है, अब मेरे को बताओ जरा, प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या क्या आता है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी एमआर यही सब ना। मॉडल तो मेन मॉडल्स में वो टू हैव और वो था ना। कनेक्टेड विद एंड। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में आपको पता है कि हाँ यस टू की फॉर्म्स पे आ सकती है इसमें, और बाकी भी है, और साथ में मॉडल ऑक्सिलरी आपको पता ही है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ तो उसमें लिखा है देन मेन वर्ब कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम, सेपरेटली भी लिख सकते हो साथ में। क्या मतलब इसका? इफ आई राइट अ सेंटेंस, Mira has and will work hard, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस दिया है, what you will do या what we should do? देखो इसमें क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी को अगर आप एंड से कनेक्ट करते हो तो मेन वर्ब इज यूज्ड कैन बी यूज्ड, कुछ भी लिख सकते हो, इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम। क्या मतलब होगा इसका? अब मेरे को बताओ कि हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, विल के साथ कौन सी लगती है? इसमें सोचने वाला क्या है? आवाज आ रही सबको? हैज के साथ क्या वुड लगता है? क्या आवाज आ रहा है सर? आवाज आ रहा है तो फिर मेरे को बताओ कि हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, हैज हैव हैड के साथ में? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, और विल हाँ। के साथ में V1 यूज करते हैं। V1 तो इसके साथ में हमने V1 यूज किया है, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब हमें मेन वर्ब पता है ना क्या है? क्या है मेन वर्ब? मेन वर्ब वर्क। वर्क है। मीरा हैज एंड विल वर्क हार्ड, ठीक है। हम बोलना क्या चाह रहे हैं, उसने अच्छा काम किया है, उसने मेहनत ज्यादा की और करती रहेगी आगे, इस तरीके का लिखा है हमने।
तो मीरा हैज, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वर्कड एंड विल वर्क हार्ड, तो यू हैव टू यूज V3 एंड V1 बोथ, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस आप लिखोगे, जहाँ पे अगर दिया हुआ है एक हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब अलग अलग दे रखे हैं जैसे, तो उसके साथ में आपको दोनों के लिए मेन वर्ब की फॉर्म अलग अलग यूज करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. जैसे he has and will do a lot of work, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, he has, Worked. अरे क्या लिख रहा है सर क्वेश्चन? He has and will. he has and will do a lot of work. Yes, Manu, बिल्कुल, he has done and will do a lot of work. This is your V1 and this is your V3. समझ आ गया क्या कर रहे हैं हम लोग? लेकिन बाहर नहीं। Yes, sir. Yes. ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मेरे ख्याल से आपको कुछ रूल्स ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसी गलती हम लोग खुद ही नहीं करते हैं। इफ आई राइट टू वर्ड इंटेलिजेंट एंड वन डल, सही तरीका क्या होगा इसे बोलने का, अगर केवल इतना लिखा हुआ है सेंटेंस में तो? One was dumb. Dull. Yes. तो हम लोगों ने जैसे टू के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लिखा है, तो इस यहाँ पे अगर वन लिख रहे हैं इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना हम लोग। टू वर इंटेलिजेंट एंड वन वाज डल, ठीक है। बस इतना था इस वाले पार्ट में। गॉट इट? हैज है कहीं पर या हैव है कहीं पर, तो उसके आगे कोई बी का थर्ड फॉर्म लगाना जरूरी है कि उसके बिना भी सेंटेंस पूरा हो सकता है? कैसे? मतलब आई डोंट नो, मतलब जैसे आपने वो जो मीरा वाला एग्जांपल था उसमें मुझे ऐसे स्ट्राइक ही नहीं कर रहा था कि वहाँ वर्कड लिखे हैं, बिकॉज आई थॉट द सेंटेंस इज ओके। देखिए यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ये भी आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे आप बोलना चाह रहे हो कि शी हैज डन या ही हैज डन एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। या फिर ऊपर वाला ये था, मीरा हैज वर्कड एंड विल वर्क हार्ड। ये हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि जनरली क्या होता है ना, हम बोलने में इस तरीके से यूज कर लेते हैं केवल इतना सेंटेंस, लोग बोलते हैं तो बोलते समय इतना काफी हो जाता है कि he has and will work hard, ऐसा। बट वही मेरा पूछना था कि मतलब हैज और हैव के बाद एक वर्ब आना जरूरी है हर बार? हाँ, हर बार जरूरी है। जब यहाँ पे आपको पता है V1 आप यूज करो एंड इट टेक्स V3, हैज के साथ हम लोग V3 यूज करते हैं, इसलिए आना जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वर्क लगाया। मीरा हैज वर्क यस, विदाउट इट इट विल बी इनकम्प्लीट। अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो तो उसके साथ उसका मेन वर्ब लगना चाहिए, अगर आप उसे इस तरीके से लिख रहे हो, ठीक है। बाकी आपको पता है हैज हैव के साथ में जैसे I have a pen, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है आप इसी को डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज करो, जहाँ पे प्रोग्रेशन शो कर रहा है कि यू हैव समथिंग, है ना। इसे आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं कर रहे ना, यहाँ पे पता चल रहा है नहीं सबको, ठीक है। आई हैव अ पेन, आई हैड लंच एट, कोई भी टाइम बताओगे तो आई हैड लंच एट 1 PM, ठीक है, ऐसा कुछ बोलोगे तो यहाँ पे तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, और ये आपका खुद ही मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे यू डू नॉट हैव टू। क्या सर पहला वाला बताएंगे? नेट उड़ चला गया था मेरा, कौन सा वाला? इंटेलिजेंट वाला कुछ
अच्छा ये 2 were intelligent and 1 was dull, ये इसमें ऐसा है कि अगर आप हाँ प्लूरल यूज कर रहे हो तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा, अगर आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे सिंगुलर, ये है तो साथ में लगाना पड़ेगा वो चीज। ठीक है, आई हैव अ पेन एंड आई हैड, यहाँ पे आप यू कैन इजीली लाइक डिफरेंशिएट की कहाँ पे क्या चीज है। आ गया समझ, आगे बढ़ा जाए। What can be used to show habits in the past? ठीक है, ये यूज अगर आपने कहीं सुना होगा तो ही सुना होगा। आई डोंट सर ये शो लिखा आपने? अरे लिखा तो शो, ये हाउ लिखा ओ इधर से सर ये हाउ दिख रहा है। ओके इधर से देखो थोड़ा सा। ठीक है, कैन यूज टू शो हैबिट्स इन द पास्ट, जैसे यस सर। he would go to the gym when he was young. ठीक है, he would go to the gym when he was young, तो ये एक तरीका होता है बोलने का, ऐसे बोलने में यूज करते हैं। आपको पता है आप यहाँ पे used to भी लगा सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे used to भी लगा सकते हो, बट आई हैव हर्ड दिस, मतलब मेरे को पता है कि हम लोग would यूज कर लेते हैं पास्ट के हैबिट शो करने के लिए, इस तरीके से यूज किया जा सकता है। he would go to the gym when he was young, तो केवल इसलिए है कि अगर आप ऐसा कुछ पढ़ते हो तो आपको पता चले कि हाँ ऐसा बोला जाता है, तो वो पूरी तरीके से कुछ ऐसा नहीं हो कि गलत दिया गया है। ठीक है, तो दिस इन दिस वे आल्सो सर वुड भी यूज किया जाता है हैबिट शो करने के लिए पास्ट में, और यूज टू भी करते हैं। तो हाँ, सर यूज बेसिकली टू मतलब फिर करते हैं, ये तो पता ही है। तो सर फिर मतलब दोनों में क्या मतलब फर्क क्या आया? कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैंने आपको सर तो बता दी सीधा कि बोल सकते थे कि ऐसे कि ही यूज्ड टू गो टू द जिम व्हेन ही वाज यंग, ऐसे ना? हाँ बोल सकते थे बिल्कुल, तो सर मतलब नहीं यूज्ड टू ही बोलेंगे। बोल सकते थे। सर वुड काहे लगा, मतलब क्यों लगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं बोलेंगे, उन्हें दूसरे तरीके से बोलना है मालूम। ठीक है, अगर कोई इस तरीके से बोल रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि वो गलत नहीं बोल रहा है ऐसा। ठीक है, वुड सर भी आपका आप कैमरा ऊपर है बहुत ज्यादा, अभी ठीक। पता नहीं अभी ठीक हो रहा है धीरे-धीरे। He would go to the gym भी करेक्ट है क्या? क्या? He would go to the gym when he was young, ये करेक्ट? हाँ बिल्कुल सही है, ये he would go to the gym when he was young, this is also correct and used to is also correct। यहाँ पे मैंने बस आपको बताया ना used to की तरह, जैसे used to यूज करते हैं ना लोग पास्ट की हैबिट शो करने के लिए, वैसे आप would को भी यूज कर सकते हो। तो सेंटेंस इज करेक्ट, इसके साथ जो हम बनाएंगे वो सही होगा, गलत नहीं होगा। सर ये अगर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आए कि ही वुड गो टू द जिम, वुड गो के अंडरलाइन हो और हमें यूज टू ऑप्शन में ऐसे हो सकता है क्या कि दिया हो? नहीं, तो हम इन दोनों में से प्रेफर क्या करेंगे अगर बाय चांस आए? देखो पहली या चीज नो नहीं दिया होगा, इम्प्रूवमेंट ही लिखेंगे? पहली चीज ऐसा वैसे आएगा नहीं। तो अगर आता है इन केस, तो फिर आप इसमें नो इम्प्रूवमेंट करोगे ना। इम्प्रूवमेंट क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि जो लिखा है उसमें अगर कुछ गलती है देन यू हैव टू मेक चेंज, अगर उसमें गलती ही नहीं है तो आपको जबरदस्ती चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो और जो हमने देख लिया इस तरीके से भी ठीक है, तो फिर हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बट तो जो हम लिख रहे हैं अगर वो भी ठीक है तो देयर इज नो नीड टू चेंज। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जब भी ये क्वेश्चंस आगे करो, जब भी करने वाले हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है या एरर्स है, इसीलिए चीज पहले कंफर्म होना जरूरी होता है कि जो लिखा है उसमें गलत क्या है। ऐसे तो हम लोग जैसे दिमाग में आता है ना कि हाँ ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, सेंटेंस में तो हम बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं, फिर भी सेंटेंस हमारा सही रहेगा, या कुछ और उसके अंदर चेंज करके कुछ भी बना सकते हैं उसमें। बट वी शुड बी श्योर कि भाई जो लिख रहे हैं, जिस चीज हम चेंज कर रहे हैं वो गलत है या नहीं है। ऐसा वो गलत है तभी आपको चेंज करने के लिए फर्दर स्टेप लेना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। बाकी इस तरीके की यूजेस मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं है सब लोगों को। ऐसा कुछ करने की जरूरत है कि शुड हम यूज करते हैं टू शो ड्यूटी, पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। नहीं सर,
नहीं सर, ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे, शॉर्ट because तुम्हें पता है नहीं सर, शॉर्ट का तो पता ही है कि मतलब होना चाहिए, करना चाहिए के फॉर्म में यूज किया जाता है ना। करना किया जाता है, वी शुड फॉलो द लॉ, इस वाले सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। और जैसे इट शुड हैपन, प्रॉफिट शुड इंक्रीज नेक्स्ट ईयर, और पॉसिबिलिटी बता रहे हो यहाँ पे कि ऐसा अगले साल हो जाना चाहिए, वहाँ पे पॉसिबिलिटी यूज कर रहे हो, तो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस लिखता हूँ। PM said that everybody must have a house। जैसे इन हिज स्पीच या फिर कोई भी चीज तरीके की लिखा जाए, इन हिज स्पीच द PM said that everybody must have a house, ठीक है। इन हिज PM स्पीच द PM said said that everybody must should have have a house, a house। तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस ठीक है, और वी हैव टू मेक सम चेंज। सर ये गलती कहाँ निकालनी है? जहां लग रही हो वहां Everybody पे। should have a house। ठीक है, तो फिर मेरे को तो मस्त क्यों गलत होगा? कहाँ पे? शुड हैव आएगा, ओके शुड हैव आएगा, बट व्हाई मस्ट क्यों गलत है? वैसे हम लोग अगर बोले वी शुड फॉलो द लॉ, वी मस्ट फॉलो द लॉ, दोनों सेंटेंस करेक्ट होते हैं ना, तो मस्ट क्यों गलत है यहाँ पे, ये बताओ मेरे को। गलत है, बिल्कुल सही, यहाँ पे शुड आएगा, आई एग्री। इसलिए मस्ट गलत का है। मतलब कुछ ऐसा है कि मतलब पहले से कोई चीज है, और मतलब शुड का मतलब होना चाहिए, मतलब अभी नहीं है पर आपके पास होना चाहिए, लाइक दिस वे। अरे मतलब कुछ भी ऐसा था, ऐसा लग रहा है मेरे को। द PM सेड नहीं दैट सर, एवरीबॉडी, देखो मस्ट शोज समथिंग लाइक जो कंपलसरी है, ये तो होना ही चाहिए ऐसा। वो कम सर आप बार-बार ये कैमरे को आज वो जादू टोना हो गया है, इसको ना घूमने का मन कर रहा है, बार बार घूम नहीं रहा ऊपर। इसमें जादू की आत्मा आ गई है, वो तो धूप चाहिए। नाइस, बहुत बढ़िया। देखो अब मैं बताता हूँ मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस है। मस्ट हम लोग यूज करते हैं मैंडेटरी। हाँ, मैंडेटरी, समथिंग इज कि हाँ ये होना ही चाहिए। शुड इज लाइक, यही वर्ड याद नहीं आ रहा था मुझे। ठीक है, शुड होता है कि कोई चीज जो होनी चाहिए, मतलब जिस लाइक मॉरल ऑब्लिगेशन, ऐसा कुछ जहाँ पे हम बोलते हैं कुछ या इस तरीके की चीज होनी चाहिए, ये कंपल्शन शो करता है इस सेंटेंस में लाइक मस्ट एक तरीके से होना चाहिए सबके पास घर। हाँ। मस्ट शो, जैसे should is like when you are saying something which should happen because it is good, it is necessary, ठीक है। मस्ट ऐसा होता है कि no matter what the situation is it should happen, मतलब ऐसा जबरदस्ती होना ही चाहिए, ऐसा वाला, वहां पे हम लोग मस्ट लगाते हैं। हर किसी के पास घर होना चाहिए, मैंडेटरी। तो PM से तो you can't like make something mandatory, तो इस तरीके के सेंटेंस में आप मस्ट नहीं शुड यूज करोगे। जैसे when we say ना कि you must bring your notebooks tomorrow, you should bring your notebooks tomorrow, should ऐसा होता है it is slightly on the lighter note कि आपको ये लेके आना चाहिए। Must is something you have to bring your notebooks unless or there is punishment regarding this something। There is no Must relaxation in sense this। होता है हमेशा। हाँ, must Yeah। सेंस होता है ना कि हाँ कि ये काम तो होना ही चाहिए, Yes sir। ठीक है। तो हाँ उस तरीके से आप यूज करते हो मस्ट, तो वही है बस। तो मस्ट शो करता है कंपल्शन। तो अभी क्या है ना कि व्हेन PM इज सेइंग समथिंग लाइक दिस, तो हर किसी के पास घर होना चाहिए। मस्ट का मतलब होगा अगर हर किसी के पास घर होना चाहिए, नहीं होगा तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, नहीं होगा तो हम सबको जेल में डाल देंगे, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। लेकिन शुड इज लाइक कि भाई सबके पास घर होना चाहिए, इट्स गुड कि सब लोग घर में रहें, ठीक है, इट्स गुड सब लोग घर में रहे, उस जगह में हम लोग शुड यूज करते हैं। ऐसे क्लियर? हाँ सर, PM कहते भी हैं कि भाइयों बहनों ये नहीं है, बिजली कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वैसे ही। तो सारी चीजें अच्छी चाहते हैं वो, तो फिर अच्छी चीजों के लिए शुड लगा के कर सकते हैं लोग से। ऑल्दो धीरे धीरे Yes सबको sir। मस्त की तरफ ही बढ़ना चाहिए कि सबके पास घर होना ही चाहिए ऐसा। वेल यू गॉट द आइडिया मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस है, मतलब ऐसे सेंटेंस में हम लोग यहाँ पे शुड क्यों बोलेंगे। जी सर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ड्स change forms स्पेसिफिक मतलब with the subject, ठीक है? जैसे he works, they work, ठीक है? यहाँ पे s लगाया, यहाँ पे हमने क्या लगाया? सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ऐसे लिखा जाएगा, प्लूरल के साथ इस तरीके से लिखा जाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स they do not change, ठीक है? जैसे I have decided to go, they have decided to go। अब यहाँ पे तो वैसे अगर यहाँ पे he देखेंगे, he has decided, यहाँ पे तो इसने चेंज कर ली फॉर्म to go, ठीक है? तो समथिंग which never change with the subject, वो हमारे क्या कहलाते हैं? यहाँ पे 2+v1 ही आ रहा है, दोनों ही सारे हमने यहाँ पे I लिखा, they लिखा, he लिखा, तो ये तो आपने देखा have से फिर has हो गया सिंगुलर होने के बाद, ठीक है? लेकिन 2+v1 इसी फॉर्म में रहा, तो वो वर्ब्स जिन पे सब्जेक्ट के चेंज होने का कोई अंतर नहीं पड़ता, they do not change with the subject or tense, they are called non-finite verbs। Is it clear? So ये फाइनाइट क्या होता है? वो क्या? इनफाइनाइट फाइनाइट वाला ना? नहीं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट है बस यहाँ पे। इन्फिनिटिव इसके अंदर नहीं, आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। हाँ, मैं पूछ रही हूँ जैसे फाइनाइट का एक्चुअल टर्म मीनिंग क्या होगा? जो चीज डिफाइंड हो, वैसे इसका स्पेसिफिक। फाइनाइट क्या मतलब होता है? फाइनाइट का मतलब ऐसे होगा ना, कोई चीज जो डिफाइंड है। हाँ सर, मतलब अच्छा, पहले से डिफाइंड मतलब मतलब पता है कि अनफाइंड, इतनी होगी, हाँ, किसी चीज और नॉन डिफाइंड मतलब पता ही नहीं कि कितनी भी हो सकती है कोई भी चीज। यस यहाँ पर मुझे उसका समझ भी नहीं आया यूसेज, मतलब क्यों इसको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बोला गया, मतलब इसके लिए बस ऐसा हो सकता है कि इनकी फॉर्म्स जो है, इसके लिए जो सब्जेक्ट्स है वो कन्फाइंड है। हमें पता है कि ही के साथ हम वर्क्स लगाएंगे इस तरीके से, दे के साथ वर्क लगाएंगे। मे बी इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके साथ इनके यूजेस, इनके साथ सब्जेक्ट हम कितने भी यूज कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट यूज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, इट विल नॉट, इट विल नेवर चेंज द फॉर्म। है ना क्या कंस्ट्रक्टेड, मतलब फाइनाइट का मतलब ऐसे कंस्ट्रक्टेड है कि जैसे वर्क्स ही के साथ ही लग रहा है या दे के साथ ही लग रहा है। वर्क सी के साथ ही लग रहा है? हाँ, फिर से बोलो। मतलब फाइनाइट का मतलब ये हुआ ना कि मतलब कंस्ट्रक्टेड है या मतलब रिस्ट्रिक्टेड है टू सम ऑफ द यूसेज, रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये वर्क्स जो लिखा है मैंने, अगर मैं इसे सिंगुलर वर्ब की तरह यूज कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है कि इसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर ही लगेगा। इज इट फाइन? हाँ। अगर मैं वर्ब प्लूरल यूज कर रहा हूँ तो ये रिस्ट्रिक्टेड है कि इसके साथ वर्ब सब्जेक्ट भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा, उसके साथ ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप सिंगुलर प्लूरल कोई सा भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। मतलब नॉन फाइनाइट मतलब कैसे, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड बेसिकली। Yes, it is not restricted to the uses of the subject. You can use singular, plural, whatever you want. इसके साथ सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाओगे, प्लूरल के साथ प्लूरल। बट इसलिए फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट बोल सकते हैं। यू डोंट हैव टू, वैसे इतना ज्यादा हमें डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल चलो ठीक है, अगर हमने डिस्कस भी किया इसे। क्योंकि मैं ये हर बार पढ़ती हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा मीनिंग समझे। हाँ, तो मीनिंग इसका ये हम यहाँ से इसे याद रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर ऐसी बात है तो हम इसे यहाँ से याद रख सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स जहाँ पे चीजें डिफाइंड हो कि वर्क के साथ में अगर आपका वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब का सब्जेक्ट भी इस तरीके का आएगा। लेकिन यहाँ पे देयर इज नो लिमिट, आप इस वर्ब के साथ में कोई सा भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, इट विल रिमेन इन दिस फॉर्म ओनली, इट विल नेवर चेंज द फॉर्म। यस, अब इसके साथ में हम लोग जो आगे पढ़ते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमारे पास आता है इंफिनिटिव, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स। ठीक है, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स, ये पार्ट हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अब यहाँ से।
रितेश कुछ पूछना चाह रहे हो? Ritesh, you were typing something. I thought you want to ask something. नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कर लेंगे सर फाइनल। नहीं सर, मतलब ये फिर से रिवाइज कर लेंगे ये फाइनल। अच्छा एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे तो कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन डू इट। कैमरा इज नॉट इन द मोड। फिर गया सर हुआ क्या है? तो दिक्कत क्या है सर? इसमें दिक्कत क्या है कैमरे में? कैमरे में दिक्कत कुछ नहीं, आई हैव टू शिफ्ट दिस स्क्रीन सही से, फिर उसके बाद कैमरा एक्चुअली थोड़ा सा लूज हो जाएगा, इट विल वर्क फाइन। वो करने का थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा थक गया हो खड़े खड़े, मुझे सोने दो और बस पटाख समथिंग लाइक दैट, ऐसा सही हो रहा है कुछ। तो ओके, सो इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंट्स, ये हम लॉन फाइनाइट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और रितेश समझ में आया नहीं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिर से इजी शुरू कर लेंगे, समझ लेंगे इसे नेक्स्ट क्लास में भी। वैसे समझ में आया कि क्या होता है? यस, चलो कोई बात नहीं, फिर से भी बता दूंगा। अब ये मेरे ख्याल से सबको पता है कि व्हाट आर इन्फिनिटिव। यहाँ से वी विल स्टार्ट दिस पार्ट इन्फिनिटिव्स, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में हमने डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, वाज सारा हमने समझ लिया। साथ में मॉडल वर्ब्स के यूजेस पढ़े, ठीक है। जितना जरूरी होता है उतना ही हमने देखा, बाकी आई विल सेंड यू द स्लाइड्स, उसमें पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो हमसे डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज शुड और मे उन सब के यूजेस जितने जरूरी हमारे लिए रिक्वायर्ड है उतना हम लोगों ने भी देखा इसे। देन बारी आती है मेन वर्ब्स की। मेन वर्ब में ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं वो हमने कल देखा था, ठीक है। साथ में हम लोग अब बात कर रहे हैं उसी में ही फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। फाइनाइट वर्ब्स जो फॉर्म चेंज करते हैं विद द सब्जेक्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो फॉर्म चेंज नहीं करते। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आते हैं हमारे इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंट्स, ठीक है। ये वाला पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन्फिनिटिव क्या होते हैं? व्हाट आर इन्फिनिटिव्स? पता है किसी को? टू प्लस V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव्स हमारे बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे यूज करते हैं, जिस भी जगह पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, जैसे आपको पता है ना कि डू के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या फिर मॉडल वर्ब्स के साथ में जो भी हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, मे, माइट, उनके साथ में हम लोग वर्ब V1 यूज करते हैं। दे आर ऑल इन्फिनिटिव्स, ठीक है। इन्फिनिटिव हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हम बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव, सेकंड इज बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। फुल इन्फिनिटिव क्या होता है? जो हमने अभी ऊपर लिखा टू प्लस V1, और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? केवल V1 जो यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे जो ये देख रहे हो बेसिकली क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है, यानी यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं विदाउट टू, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो, तो ये वही वर्ड्स हैं जो हमने आज तक यूज करे हैं, कुछ भी नया नहीं है, बस हमें इनका नाम पता चला है, ऐसा है। आई वॉन्ट टू गो, तो यहाँ पे जो टू गो है इट इज टू प्लस V1 यानी कि फुल इन्फिनिटिव यानी कि इन्फिनिटिव। एंड इफ आई हैव टू से लेट मी गो, ठीक है। यहाँ पे जो आप यूज कर रहे हो V1, ये क्या है आपका? बेयर इन्फिनिटिव। समझ में आया? यस सर। यस। अब देखिए यहाँ पे टू प्लस V1 जो हमने यूज किया, इसको हम लोग दो तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज इट कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट, यानी कि इन्फिनिटिव को हम लोग सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट। कैसे यूज होगा? टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। जनरली हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं?
स्विमिंग बोलते हैं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। हाँ, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यस, स्विमिंग जो हम बोलते हैं वो क्या होता है आपका, वो जिरंड होता है। जेरंड। लेकिन आप यस इस जगह सर, पे इट ऐसे इज भी बोल मैरिंग। सकते हो टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, और ये आपका क्या होगा, दिस इज योर इन्फिनिटिव, बेसिकली फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, ऐसे भी बोला जा सकता है, और ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड आंसर है इट कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। आप सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। हाउ? नो वन wants to die। ठीक है, यहाँ पे आपने 2+V1 लिखा, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नो वन वांट्स टू डाई, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप यूज कर रहे हो। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज अ वर्ब, और ये जो अगली पोजीशन है ये आपके ऑब्जेक्ट की ही पोजीशन है। क्लियर है ये वाली चीज? आप ऑब्जेक्ट की जगह पे 2+V1 लिख रहे हो, यानी कि यहाँ पे 2+V1 जो आपने लिखा है, नो वन वांट्स टू डाई, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस वर्ब का। यानी कि आप जो इन्फिनिटिव है उसे आप सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? यस सर। यहाँ पे लोड नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि हम कर क्या रहे हैं, बस फॉलो भी कि भी क्या चल रहा है यहाँ पे। परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम क्या करना है इसका। मैं बस आपको सिंपल बता रहा था कि हम सेंटेंस इस तरीके से लिखते हैं और इस तरीके से बोला जाता है। इसीलिए जब हम लोग किसी सेंटेंस में अगर हमें एरर फाइंड करना होगा और हमें इसका यूसेज पता है कि आप इसे सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर पा रहे हो और ऑब्जेक्ट की तरह भी, तभी हम उस सेंटेंस में नो एरर या ऐसा कुछ लगा पाते हैं। तो इसलिए हमें सारे एलिमेंट्स पता होनी चाहिए, क्या चीज वहाँ पे क्या काम कर रही है, तभी हम उस चीज में आगे बढ़ पाएंगे। और एक और चीज मैंने आपको बताया था, क्या क्या रिया? wants to, क्या लिखा है वो जो नो वन वांट्स टू डाई। die? यस, हाँ, वो ये डाई क्या है। क्या लिखा है मतलब? मतलब क्या मतलब क्या जा रहे थे, यहाँ मेरा नेट चला गया। ओके, नो वन वांट्स टू डाई। मैं बस बताना चाह रहा था इन्फिनिटिव की यूजेज, इन्फिनिटिव को हम किस तरीके की सेंटेंस में क्या क्या अगर अलग अलग पोजीशन पे लिखा जा रहा है तो वहां पे वो क्या काम कर रहा है। मैंने आपको पहले वाले सेंटेंस में बताया कि यहाँ पे इट इज आल्सो वर्किंग लाइक अ सब्जेक्ट। जैसे आप स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज बोल सकते हो, वैसे आप टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज भी बोल सकते हो। गॉट इट? नो वन वांट्स टू डाई, सेंटेंस करेक्ट है, इसमें किसी को शक नहीं ना कि सेंटेंस करेक्ट है, ऐसे हम बोलते हैं। यस सर, नो डाउट। सेंटेंस सही है सर, कोई नहीं मना सेंटेंस हम इस करता। तरीके से बोलते हैं, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ जैसे हम बात करते हैं कि ये सेंटेंस में कौन सा वो है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इट इज वर्किंग लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो ये 2+V1 है जिसे आप लोग क्या बोलते हो, इन्फिनिटिव बोलते हो, और यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर इट इज वर्किंग लाइक एन ऑब्जेक्ट। बस इतना बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं केवल यूसेज बता रहा हूँ इसका, और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इसमें कोई भी एरर करो, ऐसा वाला कुछ है इस पर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मैं इसमें कुछ एरर देने वाला हूँ। इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। यस, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। फिर सेंटेंस में अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, इफ आई आस्क यू कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, व्हाट यू विल से, दिस इज सब्जेक्ट। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वर्ब, आप कहोगे दिस इज द वर्ब। एंड इफ आई आस्क यू देन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। गॉट इट? यस सर। या लेट्स कीप इट टिल हियर देन। मैं कल इसके Yes, दो sir. बाकी यूजेस बताऊंगा। आज काफी सारे थके हुए रितेश के बैक पेन हो रहा है, कैमरा को बैक पेन हो रहा है। सबके बैक पेन ही हो रहा सर आज। या आज ठीक है, बैक पेन डे है। ऐसा ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, चलो वील कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। बिल्कुल नए जोश के साथ में शुरू करेंगे और समय Yes, से sir. चलेंगे साथ में। साथ में क्वेश्चंस बताऊंगा कि देखो बहुत जगह पे कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम केवल इतना चाह रहे होते हैं कि अगर नो एरर लगाना है तो हमें पता है सेंटेंस करेक्ट है और ये चीज यहाँ पे क्यों लिखी गई है, उतना भी काफी होता है। एरर्स रूल्स हम केवल इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि किसी सेंटेंस में एरर निकाल सके, रूल्स इसलिए भी पढ़ते हैं किसी सेंटेंस में हमें नो एरर पता चले कि हाँ जो ये लिखा है ये सही लिखा है, ताकि हम दूसरे पार्ट में एरर ढूंढ सकें या फिर बेसिकली नो एरर लगा सकें। ये चीज है। या चलो इसी के साथ में हम लोग निकलते हैं फिर अभी। वी मीट इन द नेक्स्ट Thank you, क्लास, sir. देयर वी विल कंटिन्यू Yes, sir. ऑल दिस। ठीक है, चलिए, Thank थैंक you. यू गाइस। ओके।